नमस्कार, गुड इवनिंग। पिछली क्लासेस में हमने शिक्षण के बारे में, शिक्षण की कुछ विशेषताओं के बारे में, उनके गुणों के बारे में हमने बात की थी, जिसमें से कुछ टॉपिक्स को, कुछ पॉइंट्स को हमने क्लियर किया था। आगे की जो कुछ पॉइंट्स बाकी हैं उनको हम धीरे धीरे एक एक करके कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमने बौद्धिक गतिविधि पर हमने बातचीत कर चुके हैं कि शिक्षण जो है किस प्रकार एक बौद्धिक रूप में हमारे जीवन यापन करने के लिए या किस तरह चीज़ों को समझने के लिए हमारा कार्य करता है। आगे जैसे स्तर के पर हमने देखा था मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, इस तरह से चीज़ों को हमने सीखा था। पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या के बारे में हमने बिल्कुल रिसेंट जो हमारी क्लास हुई थी, वीडियो थी, उसमें हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमारे कोर्सेज के बारे में किस तरह बनना है, किस तरह से हम कार्य करते हैं, कितना व्यापक है, कौन सा संकुचित है, इस तरह से हमने पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या के बारे में थोड़ी बातचीत करी थी। आज जो हम बात करेंगे, आज हम वातावरण के बारे में, जो शिक्षण के लिए जो वातावरण, हम गतिशील वातावरण तैयार करते हैं जिससे कि क्रिएटिविटी और रचनात्मकता के साथ एक अच्छे बिहेवियर के साथ हम आगे शिक्षण को इफेक्टिवली हम प्रोवाइड कर सकें। इसलिए हम एक गतिशील वातावरण के लिए जो मेन पॉइंट्स है, की पॉइंट्स, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। गतिशील वातावरण में क्या चीज़ चाहिए हमें? मेन चीज़ है वो संप्रेषण है, मीन्स हमारा कम्युनिकेशन है। एक हमारा 4th यूनिट भी है कम्युनिकेशन की, जिसमें आगे हम डिस्कस करेंगे। संप्रेषण का मतलब है हम एक व्यक्ति जब अपनी बात को दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाता है तो उसको हम संप्रेषण कह सकते हैं, जिसका माध्यम कोई भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, विजुअल भी हो सकता है, ऑडियो विजुअल कोई भी हो, दोनों को मिक्स करके मिक्सड भी हो सकता है। ऐसे ही विधियों में हम बात करते हैं, जो हमारी टीचिंग मेथड्स हैं, लेक्चर मेथड है, डेमोन्स्ट्रेशन है, प्रोजेक्ट है, इस तरह से बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको हम विधियों में काउंट करते हैं। आगे है तकनीक में हमारी, अगर हम ट्रेडिशनल चीज़ों को देखें तो एक ब्लैक बोर्ड हो सकता है, या चार्ट पेपर या कॉपी पे पेन पेपर का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लेटेस्ट या मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को देखते हैं, तकनीक को देखते हैं, तो हमारे पास ऑडियो विजुअल बहुत सारी चीज़ें हैं, कंप्यूटर है, ऑनलाइन स्टडीज़ हैं, यूट्यूब है और डिजिटल बोर्ड है, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास वो तकनीकी रूप में हो सकते हैं। अब जो गतिशील वातावरण तैयार करने के लिए कुछ जो मौलिक जो चीज़ें हैं उनको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे राजनीतिक कारण गिन सकते हैं। राजनीतिक है, आर्थिक है, सामाजिक है, मनोवैज्ञानिक है, सांस्कृतिक है। वहीं अगर हम चरों की बात करें तो इसमें स्वतंत्र चर हो सकते हैं, आश्रित चर हो सकते हैं, हस्तक्षेप चर हो सकते हैं। अभी हम बात करेंगे राजनीतिक। हम किस प्रकार कहें कि राजनीति जो है वो शिक्षण को वातावरण बनाने के लिए प्रभावित करती है। राजनीति क्या है? हमारे दो तरह से हमारे शिक्षण को प्रभावित करती है। एक तो कक्षा के एक छोटे से मतलब संकुचित स्तर पर, एक व्यापक स्तर पर। अगर संकुचित स्तर पर देखें तो क्लास में जो टीचर होता है, राजनीति मतलब राज करने की नीति, जो राजा होता है। राजा कौन होता है क्लास में? अगर टीचिंग करते हैं, स्टूडेंट बेस्ड अगर हमारी टीचिंग होती है, तो उसमें जो टीचर होता है वो एज ए जो मेन हेड की तरह काम करता है। वो क्लास को कंट्रोल करना, चुप करना, इंस्ट्रक्शन देना, सारे उसी के अंडर में होता है। वो ही उनको नियंत्रित करता है, बच्चों को, और उसी के अनुसार सारा जो कार्यक्रम होता है वो एक टीचर के हिसाब से होता है। तो संकुचित स्तर पर देखें तो क्लास का अगर हम एक मेन हेड या देखें तो एक हमारे पास शिक्षक निकल के आता है। वहीं अगर हम व्यापक स्तर पर देखें तो राजनीति बहुत हद तक प्रभावित करती है शिक्षा को। अगर हम वर्तमान में देखें, जो हमारी पहले से 1 से 14 वर्ष तक की जो आयु, साक्षरता का जो लक्ष्य है हमारा, 14 वर्ष तक की आयु को साक्षर बनाने तक के लिए जो लक्ष्य कर रहे हैं, उसमें मुफ्त शिक्षा का सरकार ने कुछ जो स्कीम ला रखी है कि अनिवार्य शिक्षा कर दी है 14 वर्ष तक, वो भी मुफ्त है। आगे लड़कियों के लिए कुछ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन तक के ऐसे शिक्षा के लिए नई नई स्कीम्स जो आती रहती हैं, वो राजनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। जरूरी नहीं है कि हर देश में ही ऐसी कुछ स्कीम लागू हो सकता है जहां पर कम है, साक्षरता कम है, वहां पर इससे भी अधिक और कुछ चीजें और कोई स्कीम्स और कोई परियोजनाएं सरकार ने लाती हो सकता है कि जहां पर एजुकेशन लेवल अच्छा है, जहां पर लिटरेचर लेवल जो है वो अच्छा है, वहां पर हो सकता है कि यहाँ पर कुछ ऐसी कोई स्कीम ना हो, कोई परियोजना ऐसी कोई सरकार लाए ही ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि राजनीति जो है वो शिक्षण को प्रभावित करती है। दूसरा है हमारा आर्थिक कारक।
कुछ बच्चे क्या होते हैं ग्रेजुएशन करने के, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मात्र 10th करते हैं और पढ़ाई छोड़ देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हायर सेकेंडरी मतलब 12th करते हैं और छोड़ देते हैं, कुछ ग्रेजुएशन करके, कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन करके, कुछ ऐसे होते हैं जो आगे भी अपने जीवन में पढ़ते रहते हैं, कुछ ना किसी ना किसी डिग्री में पढ़ाई करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आर्थिक जो कारक होते हैं वो हमारे शिक्षण को प्रभावित करते हैं। आगे हमारा तीसरा सामाजिक कारक, जो हमारी समाज है, हमारा चारों ओर का वातावरण है, हमारे लोग हैं, रिश्तेदार, यार दोस्त, हमारा परिवार, वो उस चीज़ से भी काफ़ी हद तक हमारा निर्भर करता है। हमारा समाज, हमारा आस पड़ोस से भी कहीं ना कहीं शिक्षण जो है वो प्रभावित होता है, जिससे हम कह सकते हैं कि अगर आस पड़ोस में हमारा कोई अच्छा, कोई सफल व्यक्ति है जिसने पढ़ाई करके बहुत अच्छा अपनी जीवन में सफलता पाई है, यूपीएससी कह सकते हैं, या अच्छे हायर स्टडीज़ में जो बंदा व्यक्ति गया है, तो वो कहीं ना कहीं प्रेरणा का स्रोत बनता है। तो समाज कहीं ना कहीं इसमें हमारा एक वातावरण तैयार करने में कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं सामाजिक कारण। आगे है मनोवैज्ञानिक। अगर शिक्षण, ये सभी जो चीज़ें हैं, ये सभी जो तत्व हैं, सभी जो कारण हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जो अगर हम बात करें मनोवैज्ञानिक स्तर पर, जो समाज शिक्षित होगा हम उसी को अच्छा मानते हैं। इसका कारण कहीं ना कहीं ये है कि उनका जो मानसिकता है, उनकी जो सोच है, जो उनकी विचारधारा, वो साधारण जीवन से निकल के हमारा उच्च स्तर पर थोड़ी पहुंच गई है। तो एक दूसरे को प्रभावित करने वाले दोनों कारक हैं, मनोविज्ञान और शिक्षण, दोनों एक दूसरे को धीरे 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 बढ़ाती हैं। आगे है संस्कृति। हमारी जो संस्कृति है, अगर संस्कृति की अगर हम बात करें, जो हमारे संस्कार हैं, समाज और संस्कृति। समाज, कुछ जगहों पर समाज बड़ा होता है, कुछ जगहों पर संस्कृति बड़ी होती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें कि एक समाज में बहुत सारी संस्कृतियों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो उनका अलग अलग संस्कृतियां हैं, उनके अलग अलग परंपराएं हैं। बहुत सारी परंपराएं जब एक लंबे काल तक जब हमारे पास चलती रहती हैं, हम उनको फॉलो करते रहते हैं, तो वो हमारी संस्कृति मानी जाती है। और उसी तरह की विचारधारा हमारे आगे आने वाली जनरेशन हो या उस विशेष संस्कृति में पनपने वाली जनरेशन के अंदर आ जाती है। अगर कोई परंपरा शिक्षित रही है, जैसे अगर हम बात करें प्राचीन काल में, तो आर्यों को एक अच्छा शिक्षित परिवार या वर्ग माना जाता था, जबकि अन्य जो व्यक्ति रहते थे उनको निम्न माना जाता था। आगे ही हो सकता है कुछ देशों में एक विशेष कैटेगरी को हायर एजुकेटेड मान सकते हैं या कुछ एक को निम्न मान सकते हैं। उसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं जो हमारी संस्कृति है, हमारी व्यवहार है, हमारा चाल चलन है, रूढ़ी जो हमारी हैं, परंपराएं जो हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी शिक्षण को प्रभावित करती हैं। आगे हम बात करेंगे चरों पर। शिक्षण के जो चर हैं, इसमें तीन कारण जो अभी हमने डिस्कस किए थे, स्वतंत्र चर है, आश्रित चर है और हस्तक्षेप चर है। स्वतंत्र चर में क्या है, जिस पर किसी की कोई पाबंदी नहीं है, वो स्वतंत्र है, अपने स्वयं का तंत्र, मतलब अपने मनमर्जी से जो कार्य कर सकता है। एक लिमिट उसकी भी है, लेकिन एक क्लासरूम में अगर हम बात करें तो वो अपनी मर्जी का मालिक होता है। वो किस तरह से इंस्ट्रक्शन जो देता है वो उस पर निर्भर करता है, और उसी हिसाब से अपना जो एनवायरनमेंट होता है उसी हिसाब से चेंज कर सकता है। बच्चे शोर मचा रहे हैं, एक टीचर ने डांट दिया, बच्चे चुप हो गए। एक बच्चे शोर मचा रहे हैं, टीचर ने नहीं डांटा, उनके साथ हंसने बोलने लगे, हो सकता है उनका मनोरंजन, उनका एक फ्रेंडली मैनर हो जाए। हो सकता है कि बच्चे ढीठ हो जाएं, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि टीचर किस तरह से उनको ट्रीट करता है। तो कहीं ना कहीं जो टीचर होता है हमारा, वो एक स्वतंत्र चर के रूप में गिना जाता है। इसकी अगर हम बात करें, जो टीचर होता है, इसका मेन मुख्य जो कार्य होता है अनुभव प्रदान करता है। वो जो खुद का अनुभव है, खुद के जो एक्सपीरियंसेस हैं, उसने कुछ कमियां की हैं जीवन में, या कुछ घटनाओं को, या कुछ किन्हीं फेलियर को देखा है, या किन्हीं सक्सेस को देखा है, उन्हीं आधार पर वो, या बहुत सारे लोगों के अनुभवों को उसने पढ़ा है, उन अनुभवों को अपने आगे आने वाली पीढ़ी में अपने विद्यार्थियों को रेफर करता है। आगे सिद्धांत निर्माण में सहायक होता है। बच्चे एक कोरे कागज की तरह, एक रॉ मटेरियल की तरह होते हैं। उनमें एक उद्दीपन प्रक्रिया, जो हमने पिछली क्लास में जैसे डिस्कस करा था, उद्दीपन प्रक्रिया, जैसे पंखा है, पंखे में अगर हम कैपेसिटर ना लगाएं तो वो चलने में टाइम लगाएगा। जो टीचर होता है वो कैपेसिटर की तरह काम करता है। वो एक बार उसको थोड़ा सा स्टिमुलेट करता है, थोड़ा सा एक झटका प्रोवाइड देता है, छोटा सा सीखने के लिए प्रेरित करता है, प्रेरणा रूप में वो झटका होता है, और प्रेरणा देके ही जैसे वो बच्चा उन कामों को सीखने लगता है, उनको कामों को करने लगता है। तो अगर हम किसी विशेष चीज के बारे में बात करें, मीन्स अगर हम मार्कर की बात करें, तो बच्चे
बच्चे के सामने पेन रख दिया जाए, मार्कर रख दिया जाए और एक पेंसिल रख दी जाए, तो बच्चा इन तीनों में से अलग अलग तीनों को पहचान पाएगा। तो कहीं ना कहीं उसने एक मानसिक रूप में एक सिद्धांत तय कर लिया है कि मार्कर की क्वालिटीज ये हैं, पेन की क्वालिटीज ये हैं, पेंसिल की क्वालिटीज ये हैं। तो ये एक ना कहीं से उसको रेइनफोर्समेंट, एक पक्का ढांचा उसके दिमाग में एक स्थापित होता है, जिससे उसके सिद्धांत बनने एक सिद्धांत बनाने के लिए एक आधार प्राप्त होता है बच्चे को। आगे है वातावरण तैयार करने में मुख्य भूमिका। जैसा अभी हमने डिस्कस किया है यहाँ पे, वातावरण में सीधी सी बात है, जो टीचर होता है वो स्वतंत्र होता है, तो उसको वातावरण बनाने, उसके इंडिपेंडेंट होता है, उसके इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ही क्लास का वातावरण तैयार होता है। हंसाना है, खिलाना है या डांटना है, उनको कोई दंड देना है, वो टीचर पर निर्भर करता है। आगे है सहजकर्ता। बच्चों के सामने कई बार, स्टूडेंट्स के सामने कई बार ऐसी चीजें आ जाती हैं जिनको वो समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, जबकि वो वास्तव में इतनी इजी होती हैं, बहुत ज्यादा, जिनको चुटकी भर में ही समाधान सॉल्यूशन हो जाता है। जैसे कोई रीजनिंग का अगर हम क्वेश्चन करते हैं, रीजनिंग में क्या होता है कि छोटी सी एक बात है, दोनों को कंबाइन करना है, लेकिन बच्चा उनको ये नहीं समझ पा रहा है इनका करना क्या है। टीचर ने थोड़ा सा हिंट दिया, उसको थोड़ा सा इजी कर दिया, बच्चे तुरंत समझ गए, तुरंत उसने सॉल्व कर दिया। ऐसे ही फैसिलिटेटर एक सहज करता, मीन्स उन चीजों को सहज कर देता है, उनको फैमिलियर कर देता है, एजिमुलेट कर देता है, साधारणीकरण कर देता है उन चीजों का, तो बच्चा उसको समझने में आसानी प्राप्त करता है। आगे है चर व्यवस्थीकरण। इसमें आते हैं नियोजन और व्यवस्थीकरण। चर क्या होते हैं? जो हमारा डेटा होता है, जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, उनके बारे में डेटा कलेक्ट कर लिया हमने। उन डेटा को एक सीक्वेंस में, सपोज कीजिए 1 से 10 तक कोई बॉल है, उन पे बॉल्स पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा हुआ है। अगर टीचर चाहे तो उनको किस तरह से कराना चाहे, अल्टरनेट कराना चाहे, तो वो बोलेगा 1 3 5 7 इस तरह से। अगर बोलता है 1 2 3 4 काउंटिंग में लगाओ इसको, वो लगा सकता है, एक क्रम में लगाने के लिए बोल सकता है, हो सकता है वो अवरोही क्रम में लगाने के लिए बोले, हो सकता है वो 2 के बाद 1 4 8 इस तरह से लगाने के लिए बोले। तो क्या है, चीजों को जहां पर जिस चीज की डिमांड होती है, उस डिमांड के हिसाब से वेरिएबल्स को, उन चरों को यूज करना टीचर क्या है उनको सिखाता है। प्रेरणा और मार्गदर्शन, साथ साथ में पढ़ाई के साथ साथ में जो शिक्षक होता है वो बच्चों को प्रेरणा देता है, उनको उनका मार्गदर्शन करता है। बच्चा, जैसे हमने पिछले एक क्लास में भी पढ़ा था, निषेध शिक्षा, जो हमारा प्रकृतिवाद था, उसमें निषेध शिक्षा का भी हमने एक थोड़ा डिस्कस किया था, जिसमें कह सकते हैं कि बच्चा प्रकृति से सीखता है, स्वयं गलती करके सीखता है, लेकिन साथ साथ में उसको एक निषेधात्मक शिक्षा भी दी जाती है। कैसे? उदाहरण के लिए, एक बच्चा, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के बिल्कुल किनारे पे चल रहा है और ऊपर चल रहा है, अगर हम उसको नहीं डांटेंगे तो हो सकता है वो उसको गिर जाए, उसके जीवन के लिए नुकसानदायक हो सकता है, समाज के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो टीचर क्या है, उसको इंस्ट्रक्शंस देगा, उसको समझाएगा कि अगर हम ऐसा करेंगे, ऐसी गलतियां करेंगे तो हमारा नुकसान हो सकता है। तो उन चीजों से बचने के लिए क्या है, वो निषेधात्मक शिक्षा प्रदान की जाती है। ऐसे ही जो यहाँ पे प्रेरणा, एक तो हो गया नेगेटिव से बचाना, एक हो गया पॉजिटिव की तरफ लेके जाना। मीन्स अगर वो बच्चा वहां पे गलती कर रहा है, उससे बेटर उसकी जो बच्चे की क्वालिटी है उसको एक अच्छी जगह लगा के उसको एक मार्गदर्शन करना, उसको प्रेरित करना कि हाँ, आप गलत रास्ते पर जाने के बजाय अच्छे रास्ते पर जाके अपनी सब जीवन में सफलता पा सकते हो और आपको जीवन का भी नुकसान नहीं होगा। आगे है चरों के कार्य। चरों का क्या कार्य होता है? अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है, बीमार होके पहले हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है, पहले थोड़ा सा चेकअप करता है, वो स्टेथोस्कोप लगा के देखता है, हार्ट बीट चेक करता है, हमारा ब्लड प्रेशर, फीवर चेक करता है, बहुत सारी चीजें हमारी चेक करता है। उसके बाद क्या करता है, वो हमें ट्रीटमेंट देता है, एक प्रिस्क्रिप्शन देता है कि इस तरह से दवाई लेनी है, कोई इंजेक्शन लगाता है, कुछ भी इस तरह से हमें इंस्ट्रक्शन देता है कि ये आपको दवाई 3 टाइम 2 टाइम 4 टाइम इस तरह से खानी है, उसके ये चीजें आपको परहेज करनी है। उसके बाद क्या करता है, वो 3 दिन बाद 7 दिन बाद आपको चेकअप के लिए बुलाता है। उसमें क्या करता है, वो देखता है कि वो दवाई असर कर रही है नहीं कर रही है, कोई रिएक्शन तो नहीं कर रही है, आप या कुछ गलत हो तो नहीं हुआ है, प्रॉपर हैं, ठीक हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। तो यही चीजें हैं हमारे फंक्शंस ऑफ वेरिएबल्स। इसमें क्या है, निदान, उपचार और मूल्यांकन। निदान का मतलब होता है किसी चीज को, किसी बीमारी को या किसी समस्या को जानना।
आगे हैं हम उसका उपचार कर रहे हैं। उपचार मीन्स उसमें उसके ठीक करने के लिए हम उसको, जो हमारी बीमारी है, जो हमारी समस्या है, उसको ठीक करने के लिए हम क्या उपाय कर रहे हैं, क्या हम समाधान कर रहे हैं। तीसरा है मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या है, हम उस चीज को वैल्यूएट कर रहे हैं कि कितना उस चीज ने कार्य किया है, कितना हमारा समाधान कार्य कर पाया, कितना उसने नहीं किया। अब अगर हम शिक्षण में बात करें निदान, उपचार या मूल्यांकन की, तो कह सकते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट का क्या है, हर एक स्टूडेंट के, हमने पीछे डिस्कस किया डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जो स्टूडेंट होता है, हर स्टूडेंट की जो कैपेबिलिटी होती है, रिटेंशन पावर हो सकती है, कैचिंग पावर, मेमोरी लेवल, सबका अलग अलग हो सकता है। तो उस कंडीशन में क्या है, जो टीचर होता है, हर एक स्टूडेंट की जो डिसेबिलिटी होती है, कोई स्पेशल, कोई हो सकता है किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही हो समझने में, सीखने में, वो कमियां महसूस कर रहा है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं तारे जमी पर मूवी का। उसमें क्या होता है, आमिर खान के रूप में वो एक छोटे से बच्चे को वैल्यूएट करता है, तो उसकी कमियों को देखता है कि एक पूरी क्लास नॉर्मल चल रही है, जबकि उस बच्चे को उन टॉपिक्स में, किसी चीज में स्पेशल दिक्कत आ रही है, तो वो उसको निदान करता है, उसको डायग्नोज करता है, उसको देखता है कि हाँ इसको ये प्रॉब्लम है। बाद में क्या करता है, उसमें प्रिस्क्रिप्शन देता है, मतलब उसको स्पेशल एक इंडिविजुअल पर्टिकुलर एक व्यक्ति के हिसाब से उनको एक ट्रीटमेंट दिया जाता है कि हाँ इस समस्या का ये सॉल्यूशन हो सकता है और इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। साथ में कुछ टाइम बाद वो देखता है कि वो ग्रोथ कर पा रहा है। अगर वो ग्रोथ नहीं करता है तो वो क्या करता है, तरीका बदलता है। तरीके बदलने से क्या है, वो उसको एक नई तकनीक, एक क्रिएटिविटी के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको सॉल्यूशन करता है, ताकि वो एक प्रॉपर एक लर्निंग डिसेबिलिटीज जो हमारा पॉइंट है उससे निजात पा सके और सीख सके चीज़ों को।